अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी लेक्चर्स का सेकंड लेक्चर पे बात कर रहे हैं। इसमें भी हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे और हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जॉब माइंडसेट की बात करेंगे। तो मैं एक इंसिडेंट के साथ आपको लिंक करना चाह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग देने गया हूँ किसी इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे जब बच्चे जो थे, मैंने उनसे पूछा, बेटा व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, और ज़्यादातर बच्चे जो थे उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने कहा जी हम डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। कुछ ने कहा जी हम इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। ठीक है जी। कुछ कहते हैं साइंटिस्ट, कुछ कहते हैं पायलट बनना चाह रहे हैं, कुछ फोर्सेस में जाना चाहते हैं। अब जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा जो डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं आपके CGPAs बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं। इस तरह जब हमने बच्चों से पूछा कि आप जो इंजीनियर बनना चाह रहे हैं आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अब ये चीज़ जो है ये किस एक प्रॉब्लम की तरफ हमें लेके जा रही है। ठीक है, ये हमें एक इस किस्म की प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रही है कि हमारे माशरे का सबसे बेहतरीन बच्चे जो हैं उनके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, या वो डॉक्टर्स बनेंगे या इंजीनियर्स बनेंगे। अब इससे एक तो अच्छी बात है कि चलें हमारे जो डॉक्टर्स होंगे वो हाईली क्वालिफाइड होंगे। आपने देखा कि दुनिया में जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के डॉक्टर्स उसमें आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट जो है अल्टीमेटली डॉक्टर बन रही है। लेकिन इसमें इशू क्या हो रहा है कि इशू आपके जो बाकी शोबे हैं, शोबा ज़िंदगी हैं, उसमें अच्छे लोग नहीं आ रहे, कॉम्पिटेंट नहीं आ रहे, जीनियस नहीं आ रहे, क्योंकि दे आर जस्ट एंड अप इनटू बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, या फिर फोर्सेस में चले जाएंगे, या ये जो लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अगर बच्चों से ये पूछा जाए, जिसमें मैंने एक छोटा सा ब्लॉग भी लिखा था कि बच्चे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चों को इस पर पता ही नहीं होता। वो सिर्फ बस क्योंकि लायक हैं तो उन्होंने डॉक्टर ही बनना है, वो लायक हैं उन्होंने इंजीनियर ही बनना है, वो लायक हैं उन्होंने फ़र्ज़ करें पायलट ही बनना है या एयरफोर्स में जाना है। अब ये जो माइंडसेट है ये इसके ऊपर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, और बच्चों को ख़ुद भी पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। वो इकबाल ने कहा ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। हम तो बस बहुत कॉम्पिटेंट बच्चे हैं, वो हर काम अच्छा कर लेते हैं, वो डॉक्टर भी बन जाएंगे, वो डॉक्टर अच्छे भी बन जाएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इंस्पायर्स देम, और या वो अपनी ज़िंदगी में वो करना चाह रहे हों या जिससे मोटिवेट हों, जिससे उनके रियल हैप्पीनेस आती हो। सो एक तो ये वजह है जी कि हमारे जितनी यूथ है उनको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप का बताते हैं, इफ़ दिस इज़ योर कप ऑफ टी तो फिर तो आप पी लें, इफ़ इट्स नॉट योर कप ऑफ टी फिर आप साइड पे रखें, क्योंकि हर बंदा बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, हर बंदा इनोवेटिव या डिफरेंट नहीं सोच सकता। ठीक हो गया जी। इससे मुझे एक जब हम पूछते हैं बच्चों के पास तो आप देखेंगे बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो कि इन रियल सेंस उनसे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहेंगे तो वो कहेंगे हम टीचर्स बनना चाह रहे हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं। ये मुझे वो जनरल अयूब खान के दौर में जब प्रिंस आए थे UK से, उनको जब उन्होंने पाकिस्तान के डिफरेंट स्कूल्स में विज़िट करवाया तो प्रिंस ने जाते हुए एक बड़े अलार्मिंग कमेंट्स दिए थे अयूब खान साहब को। उन्होंने कहा अयूब खान साहब को कि आई सी अ वेरी स्ट्रेंज फ्यूचर फॉर योर नेशन, क्योंकि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर ये बनना चाह रहा है, लेकिन बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि शायद वो टीचर्स बनना चाह रहे हैं। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है टीचर्स के ऊपर, और उनके ऊपर हाईली लुक्रेटिव जॉब्स होती हैं। 2007 में जब मैं UK में था तो वहाँ पे एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में उन्होंने स्टडी किया था कि UK में हाईएस्ट पेड जॉब्स किसकी हैं। तो एक मिडिल प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल की सैलरी जो थी सबसे हाईएस्ट थी, और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम टोनी ब्लेयर थे, और टोनी ब्लेयर की सैलरी उससे कम थी। और जो आर्टिकल उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि बेशक ये बड़ी जस्टिफाइबल है सैलरीज़, टोनी ब्लेयर क्या करता है, ये जो प्रिंसिपल है ये साल के हज़ारों बच्चे टोनी ब्लेयर जैसे बनाता है। तो ये तो नेशंस की एक प्रायोरिटी आ गई। अब हम जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि जॉब का और बिजनेसेस का एक माइंडसेट है, और जॉब का माइंडसेट ये है कि आप फिक्स 9 to 5 काम करते हैं, आपका एक स्केड्यूल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई
इनोवेशन नहीं कर सकते। ये अगर बॉस आपकी मर्ज़ी का है तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड कन्फाइंड होती हैं, आप उसके बाहर जाके नहीं कर सकते। ठीक है, आप हार्ड वर्क उतना ही करते हैं जितना आपको पे मिलती है, उससे ऊपर हार्ड वर्क आप नहीं करते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड सी होती हैं, इंस्टीट्यूट के 9 to 5 जो आपका जॉब टाइमिंग है उसके दरमियान करते हैं, और इंसेंटिव्स भी आपके लिमिटेड से होते हैं जो एनुअली इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसके साथ हमने देखा था कि बिज़नेस में जो होता है उसका वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका अपना एक बिज़नेस है, उसके पास ज़्यादा लिबर्टी होता है, वो अपने डिसीजंस कर सकता है, उसके पास एम्पावर्ड होता है कि डिफरेंट इनोवेशंस कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल टाइम उसके सर पे रहती है। वो मैं अक्सर ये बात करता हूँ क्योंकि हमारा ये एक गलतुल आम हो गया है। वो कहते हैं जी हम तो अपनी नौकरी करेंगे, हम किसी के आगे नौकर नहीं होंगे। तो अपना जो फ़र्ज़ करें, अपना कारोबार करने में तो आप तकरीबन हर कस्टमर के नौकर होते हैं। सो इस तरह का माइंडसेट आप देख लें, फिर पाकिस्तानियों में ही है कि दे डू नॉट ट्रीट कस्टमर एज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब बाहर के मुल्कों में तो कहा जाता है कि कस्टमर इज़ द किंग, तो हमारे यहाँ देख लें कि कस्टमर्स के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है। सो ये कुछ कंपैरिजन था जो जॉब सेट और माइंडसेट का है। पिछले लेक्चर में भी हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफ़ाइन किया, और आज मैं जो आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह ये डेफिनेशन जो है हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या स्टार्टअप्स के लिए यूज़ होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इज़ द क्रिएशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। आपने क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, और आप उसको फिर सेल करें प्रॉफिटेबली, आप उसको अवाम-उन-नास के लिए, फलाह के लिए प्रोवाइड करें। अब वैल्यू क्रिएशन क्या है जी? वैल्यू क्रिएशन इस तरह की चीज़ है जो कस्टमर कंसिडर करके दिस इज़ वैल्यूएबल, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसका जो इशू है उसको आप किस तरह रिजॉल्व करते हैं। इसमें एक टिपिकल एग्जांपल मैं जो शेयर करता हूँ पाकिस्तानी बिजनेसमैन की, वो क्या करता है कि जब भी कोई चीज़ बेचेगा तो उसका एक माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव है। पैसा तो वो भी कमाना चाह रहा है, पैसा तो गोरे भी कमाते हैं, पैसा एंटरप्रेन्योर्स भी कमाते हैं, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर छाबड़ी लगा के या रेडी लगा के बैठा हुआ है और वो बनानास केले सेल कर रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे रीजन में, तो एक बंदा पैदल आया, उसको कहता है जी 100 रुपये दर्जन। एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकल वो बंदा आ रहा हूँ, एक बंदा जो है वो महरान पे बैठ के आया, उसे कहता है जी 120 रुपये दर्जन। एक बंदा GLI में बैठ के आया, उसे कहता है जी 150 रुपये दर्जन। और एक बंदा फ़र्ज़ करें V8 में बैठ के आया, उसे कहता है जी ये तो 250 रुपये दर्जन, 200 रुपये दर्जन। तो जब उससे पूछा जाए कि यार आपने केले तो सेम है, तो आपने इसको इतना महंगा क्यों दिया? अब माइंडसेट देखिएगा, वो कहेगा जी कि क्योंकि ये भी लूटता है इस वजह से हम भी करते हैं। सो माइंडसेट ये बन गया कि तकरीबन सब लोग लूट रहे हैं। अब वाकई जो बंदा अमीर होता है, और वो ब्रांडिंग्स तो इसी वजह से कामयाब हैं कि जब वो अमीर है तो वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा फ़र्क रखूँ, डिफरेंट रहूँ, महंगी चीज़ खरीदूँ, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, पैसा अफोर्ड कर। लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आप देखें मार्क्स एंड स्पेंसर्स में हमने 4-5 पाउंड की शर्ट भी है, 120 पाउंड की शर्ट पे पड़ी होती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? नाम तो सेम है। इसी तरह जीन्स हैं, एक कार्ल हार्ट जीन्स है, वो भी एक नॉर्मल सी जीन्स है, लेकिन उन्होंने उसमें थोड़ा सा ऐड किया वैल्यू। और वो वैल्यू क्या है कि वो कहते हैं ये हमारी ये वाली जो कार्ल हार्ट की जीन्स है, ये हॉलीवुड की 6 मूवीज़ में इस्तेमाल हुई। इस मार्क्स एंड स्पेंसर्स की जो लेटेस्ट शर्ट्स या जीन्स होती हैं, वो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो होते हैं वो हॉलीवुड या जो उनकी अपनी मूवीज़ हैं उनमें इस्तेमाल हो रही होती है। सो एक वैल्यू देते हैं कस्टमर को। आप अगर सर्विस स्टोर पे चले जाएं और सर्विस शूज़ परचेज़ करें, तो आप देखेंगे जब आप सेल में लेंगे तो वो सेल वाला शॉपर आपको लगा के देगा, ऊपर लिखेगा 70% ऑफ। तो अगर 3000 के जूते आपने 1000 में लिए तो वो पूरी दुनिया को दिखाएगा बिजनेसमैन कि देखो इसको मैंने सस्ते जूते दिए हैं। तो आप घर तक आएंगे तो उसमें 70% ऑफ वाला बैग लगा हुआ होगा। ठीक है, उस तरह मार्केटिंग भी कर रहा होता है, सबको बता भी रहा होता है भाई देखो सस्ता में चीज़ें बेच रहा हूँ, और आपको वो फील नहीं देता कि यार
वैल्यू जो आप कहते हैं कि यार मैं इज़्ज़त शर्म के साथ छुपा के लेके चला जाऊँ। और इसी तरह अगर अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप उठाएंगे तो आप उसकी पैकेजिंग तय करें, ठीक है। आप देखें ना, अगर आप कोई शर्ट लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 700 रुपये की शर्ट लेंगे तो उसकी पैकेजिंग, उसकी फिनिशिंग, हर चीज़ दिखा रही होगी कि इसकी प्राइस कितनी है। और जब 2,500-3 हज़ार रुपये की, 4 हज़ार की, 5 या इसके ऊपर की शर्ट लेंगे तो आप उसको देखेंगे किस तरह स्टिच किस तरह हुआ है, कपड़ा किस तरह इस्तेमाल किया है, पैकेजिंग किस तरह की गई है, और बैग्स में किस तरह डाल के दे रहे हैं, क्या उसके साथ गिफ्ट वाउचर्स हैं या नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल इज़ द वैल्यू। जब आप वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर तो फिर अगला बंदा विलिंग है, पैसा देना चाह रहा है। पैसा का इतना इशू नहीं है, वैल्यू का इशू है। वैल्यू में एक और चीज़ आपको एग्जांपल दे दूं, एटीएम कार्ड्स देख लें या एटीएम जो हम यूज़ करते हैं। अब एटीएम मशीन पे जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं जी कि वहाँ से कैश विड्रॉल करते हैं। जब आप किसी डिफरेंट बैंक की एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो पहले तो 17 पॉइंट समथिंग, उसमें से अभी कोई 19 to 20 हो गया या 21 हो गया टैक्सेस लगने के बाद, तो वो आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ऐसे ही है। तो जब हम एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं तो फिर भी लोग उसको विड्रॉ कर रहे होते हैं। क्यों विड्रॉ कर रहे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो एक यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा एटीएम है वहाँ से मैं नहीं विड्रॉ कर रहा हूँ, और मुझे 4 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद मेरा अपने बैंक का एटीएम है, वहाँ से मैं नहीं कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी वाले से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ जी? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, पीक आवर्स हैं, यहाँ से जाते हुए 10-15 मिनट लगेंगे, आते हुए तब 10-15 मिनट लगेंगे, और उसके बाद ट्रैफिक भी हो सकती है, स्कूल की छुट्टी का टाइम भी हो सकता है, और इतना ज़्यादा मैं एफ़र्ट्स भी कर रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा हूँ, गाड़ी पे फ्यूल भी लगा रहा हूँ, टाइम भी लगा रहा हूँ, और अल्टीमेटली हार्डली 19-20 रुपये मुझसे कटे जा रहे हैं। सो 19-20 रुपये तो इट्स अ कप ऑफ टी। तो क्या कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग में बार्टर करते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि यार ये 20 रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, यू डिसाइड कि नहीं चलो खैर 15-20 रुपये ये काट लें, ये तो कप ऑफ टी के बराबर है। लेकिन अगर बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे, इमेजिन करें कि 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई उस दिन, और उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, यानी फर्स्ट करें एलाइड बैंक की एग्जांपल ले दें, यूबीएल की दे लें, या किसी के 1 मिलियन ट्रांजैक्शन हो सकती है ना एक दिन में, इतनी ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए पूरे पाकिस्तान से, एक बैंक की बात का। सो दे आर मेकिंग 17 मिलियन, 17 पॉइंट समथिंग जो पिछला रेट मुझे याद है, 17.5 मिलियंस फॉर नथिंग। कुछ भी नहीं किया, कोई ना जोर लगा ना कुछ, यहाँ से गया वहाँ से गया वहाँ। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बिज़नेस करने के बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। बिज़नेस करें आप, पैसा कमाएं, और लोग विलिंगली पैसा देंगे। चोरों की तरह ना करें, छुपा के ना करें, ट्रिक ना करें लोगों के साथ कि मैं उसके साथ ट्रिक कर रहा हूँ। आप जब लोगों के साथ फेयरली चीज़ के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे तो पीपल आर विलिंग टू पे, हायर प्राइस भी देते हैं। क्यों रोल रॉयस दुनिया में मशहूर है? इस वजह से कि वो दुनिया में जो ख़ानदानी अमीर हैं, जो जेन्युइन रईस हैं, ड्यूक हैं, रॉयल्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने बनाई है। तो हमेशा हर बंदा, और स्पेशली ब्रांड्स तो बनते ही इसलिए हैं कि हर बंदा चाहता है कि मैं थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट लगूँ और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के लिए। देखें ना, 2 जीन्स हैं और एक ही किस्म की हैं, एक लिवाइस की है और एक इधर लतीफ़ की है। तो लिवाइस की इतनी महंगी क्यों है? वो ब्रांड है, ब्रांड नेम, एक ब्रांड इमेज हमारे दिमागों में पड़ा होता है। ये एग्जांपल देख लें कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करेगा, अगर उसने वाटरमेलन है, इसको पता नहीं खरबूजा कहते हैं या तरबूज कहते हैं आप, इसको अगर वो काट के पेश करता है या रेडी पे आपने बाज़ार में देखा भी होगा, तो ये इसकी एग्जांपल है कि वो बिज़नेस कर रहा है, वो उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। और उसमें देखें कि अगर 1 यूरो वो नॉर्मली कमा रहा है तो उसको 1.5 यूरो कमा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू ऐड की और उसने वो सेल किया। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका वो जूस निकाल के, बड़ा अच्छा से स्ट्रॉ लगा के, बड़ी अच्छे तरीके से सर्विंग करके, तो दे कैन सेल इट एंड दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो
ये एक पर्सपेक्टिव है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो चीज़ को डिफरेंट तरीके से सेल करते हैं। अब एक रियल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सही, एक रियल एंटरप्रेन्योर मेरी नज़र में वो इस तरह का बंदा होता है कि वो चीज़ें देख रहा होता है कि जो नॉर्मल लोग नहीं देख रहे होते। वो उस पौधे पे पानी लगा रहा है, उस चीज़ की नशोनुमा कर रहा है जो उस टाइम पे बाकी लोग देख नहीं सकते, इन्विज़ेज नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करूं और आप इंशाल्लाह उसका जवाब दे जाएंगे मुझे लगता है, तो मुझे बताएं कि आज से कुछ 10-15 साल पहले आपके एक दोस्त आपके पास आए और कहे कि यार मैं एक ऐप बनाना चाह रहा हूँ और उस ऐप के थ्रू मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है, कोई बंदा कहीं जाना है तो उस ऐप पे मैसेज आ जाएगा, वो उधर से हायर कर लेगा और फिर उसके बाद वो उसको मैसेज आ जाएगा और वो रिसीव कर लेगा, ऑर्डर ले लेगा और उसको बंदे को वहाँ पे ड्रॉप करके आ जाएगा। तो आपने ये हमने इसी बात नहीं मानी। हमने कहा भाई ऐप से किस तरह ये फ़ायदा होगा, क्यों करेगा कोई, ऐप क्यों लेगा? आपकी ऐप से वो तो ज़्यादातर जो ये सुजुकियाँ गाड़ियाँ या चला रहे होते हैं ये तो अनपढ़ लोग होते हैं। चलो उसको मैसेज चला गया, इसने भी मैसेज दे दिया, अब क्या हुआ भाई? पैसे तो तुम्हारे पास नहीं आ रहे, पैसे तो उधर जा रहे हैं बंदे के पास, तो आपके पास कैसे आ जाएंगे? समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ऊबर और क्रीम की एग्जांपल दे रहा हूँ। ऊबर या क्रीम जो पाकिस्तान में है, दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल जो कि किसी ने उस टाइम पे सोचा और इन्विज़ेज किया और उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया और आज पाकिस्तान में ये कामयाब बिजनेस है। इसी तरह अगर आपको एक दूसरी एग्जांपल दे दें कि एक बंदा कहता है जी मैं इस तरह की ऐप बनाता हूँ, उस ऐप के साथ क्या होगा कि होटल्स के ऊपर जो भी खाने बने होंगे वो कस्टमर अपने घर में देख लेगा और वहाँ से उसको ऑर्डर दे देगा, मुझे ये खाना चाहिए, तो उसके घर ऑर्डर आ जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं यार इसमें मुझे नहीं समझे, होटलों वाले तो सारे अनपढ़ होते हैं, उसको किस तरह मैसेज पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या लेने हैं? कस्टमर को कैसे पता चलेगा? फासला कैसे होगा? वहाँ से लेगा कौन, डिलीवर कौन करेगा, पैसे कौन लेगा? पैसा तो उसने ले लिया, तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे? समझ रहे? तो ये वो माइंडसेट है जो हम टेक्निकली कर रहे होते हैं। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जब इस किस्म की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ दरख्तों पे चमक रही हैं और वो बेसिकली क्या है कि करंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो जो सोच रहा होता है उस टाइम पे किसी ने पहले नहीं किया होता। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है इसमें आप क्या करते हैं कि आप वो चीज़ें सोचते हैं जो लोगों ने पहले नहीं सोची होती, या लोगों का उस टाइम ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, लोगों की नीड्स आ गई हैं, लेकिन लोगों ने उसकी तरफ अभी सोचना शुरू नहीं किया। ठीक है जी। सो एम्प्लॉई का एक माइंडसेट है और एंटरप्रेन्योर का एक माइंडसेट है। अब ये बहुत फ़र्क माइंडसेट है और हम किस तरह एम्प्लॉई के माइंडसेट को एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट के अंदर ट्रेंड करें, तो ये एक सब बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉईज़ का माइंडसेट डेवलप कर रहा है। हम जब यूनिवर्सिटीज़ में जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं, दे डू नॉट चैलेंज नथिंग, दे डोंट आस्क क्वेश्चंस, कोई सवाल नहीं पूछते और वह मन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब मैंने 2008 में टीचिंग स्टार्ट की और स्पेशलाइजेशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि यार मुझे ये बेसिक्स मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की आनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन के बच्चे हैं। अब मैं जब देखता हूँ मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी के लेवल पे, तो जितनी हायर क्लास में बच्चा जा रहा है उतनी ओबीडियंट हो रहा है, क्वेश्चन तो करता ही नहीं है, क्रिटिसाइज़ करते ही नहीं कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारे मास्टर में नहीं हो सकता। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम बंदे को एम्प्लॉई वाला माइंडसेट लेके आता है, जिसमें आपने ताबेदार रहना है, आपने हाँ करना है, आपने एक्सेप्ट करना है, आपने टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनका माइंड सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनका वर्क के को जो है वो उसको फ्यूल लेते हैं, वो बड़ी जो है उनका वर्क जो होता है वो ये नहीं होता कि 9 से 5 घंटे, वो कॉन्स्टेंटली कई घंटे कई दिन तक बैठे रहते हैं। एम्प्लॉई जो होता है उसका लिमिटेड टाइम पे वो करता है। उसकी सीरियसनेस आपको पता है कि अदारे के साथ कौन इतना ज़्यादा सीरियस होगा। वो एक मैंने कोटेशन देखी थी, लाइन बनाई हुई थी उसकी तस्वीर और उसके नीचे लिखा हुआ था, आई एम नॉट लॉयल टू यू
इफ़ यू नीड लॉयल्टी हायर अ डॉग। तो ये माइंड सेट होता है कि वो कहता है मैं इदारे से बस पैसे हो गए, बस पैसे हलाल करें, इसके ऊपर हम काम नहीं करते। सपोर्ट सिस्टम में भी आपको जो होता है एम्प्लॉइज़ को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें तो अदारा प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको ख़ुद जो सुपरवाइज़र्स की और उनकी सपोर्ट्स चाहिए होती हैं। जो इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप में अंदर आपने ख़ुद अपने आप को सपोर्ट करना है, आपने ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करना है, आपने ख़ुद रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। इनकम जो होती है वो बड़ी लिमिटेड लगी बंदी इनकम है, जो सैलरीज़ हैं जो एनुअली आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है क्या पता शुरू में बहुत ज़्यादा लॉसेस करता रहे, फेलियर्स होते रहें, बैंकरप्ट हो जाए, फिर वो दोबारा उठे और फिर उसके बाद वो कामयाब हो जाए। स्टीव जॉब्स की एक बड़े मज़े का एक छोटी सी स्पीच है, आपने अगर देखी हो, जब उनको बहुत बड़ा फेलियर हुआ तो एक बंदे ने बड़ा सख्त क्वेश्चन उससे किया और उसे कहा कि आप लोग फेल हो गए, और आप उसको अपना वो जो कंपनी जो उसने बनाई थी तो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को वहाँ से निकाल दिया था, अगर आपको याद हो। तो उस टाइम उससे पूछा कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्न इस इतना बड़ा फेलियर के बाद। तो उसने बहुत प्यारी सी बात की, उसने कहा जी द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड इज़ दैट आई वाज सो मच कन्विंस्ड विद द टेक्नोलॉजी कि यार मैं इससे था कि टेक्नोलॉजी सारा कुछ है, लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट्स द कस्टमर दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। वो कहते हैं कस्टमर पे बनाने चाहिए, टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी में ना घुसें, कस्टमर की तरफ आए। इस तरह मैं बहुत से आइडियाज़ देख रहा होता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के या बाकी, तो ज़्यादा आईटी के अंदर घुस जाते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना भूल जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ द नीड इन द मार्केट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द मार्केट दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो प्रॉब्लम जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करें, तो आप जो हैं बेसिकली नहीं पहुंच सकेंगे उस चीज़ की तरफ जो कि एक रियल नीड है मार्केट के अंदर। ठीक है जी। सो एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट जो होता है वो अपने विजन को डेली बेसिस पे देख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर वो उसका चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही तो चीज़ों को करेक्ट करता है। और वो क्या करता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सारों साइडों से टैकल करने की कोशिश करता है, क्योंकि निहत्ता होता है इंसान, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी इतनी नहीं होती उसका। ज़्यादातर लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरियल आइडिया लोगों को शुरू में तो बेवकूफ़ी लग रही होती है, वो समझते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये बड़ा स्टूपिड सा काम है। अपने रिश्तेदार भी और अपने करीबी भी आपको इतना हेल्प आउट नहीं कर रहे होते। जैक मा बड़े मज़े की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब आप शुरू में कोई आइडिया लेके आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपको अंडरमाइन आपके अपने रिलेटिव्स करेंगे, फिर आपके दोस्त कहेंगे यार ये बड़ी स्टूपिड सी चीज़ है, फजूल चीज़ है, फिर आपके अपने जानने वाले आपको डिस्ट्रस्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा आपकी बात को वैल्यू देंगे वो अननोन पीपल जो आपको नहीं जानते हैं, और वही आपके जाके प्रोडक्ट्स लेंगे, सर्विसेज लेंगे, और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो ये सारे रिश्तेदार, ये दोस्त आपके पास दौड़ेंगे और आके कहेंगे कि आप तुम हमें ट्रीट दो, तुम तो बड़े कामयाब हो गए। और वो जो लोग जिन्होंने आपको कामयाब बनाया वो कहीं भी नहीं होते। ठीक है जी। सो ये एक माइंडसेट है जिसको आपने करना होता है, क्योंकि लोग आपकी बैकग्राउंड से आपके बारे में जज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर क्या, एंटरप्रेन्योर्स को रीड करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस जी। ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बातें करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टॉक शोज़ पे करते हैं, लेकिन रीडिंग हैबिट हमारी बिल्कुल नहीं। यूरोप में जो मैंने देखा कि ट्रेन में हर जगह जो भी बंदा बैठा हुआ है, कान में म्यूज़िक लगा ऑन किया होता है और वो कुछ ना कुछ रीड कर रहे होते हैं। एवरेज CEO जो है वो एक स्टडी के मुताबिक 2023 पता नहीं 17 बुक्स इन अ ईयर पढ़ते हैं, तकरीबन महीने में 1.5-2 किताबें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पढ़ने की हैबिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आप उस वक्त तक हो नहीं सकते कि जब आप अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में न डालें। आप अगर अपनी कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे और आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहें, नौकरी ही करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका अल्लाह हाफ़िज़ है। वो एक बड़े मज़े की बात की है, उसने कहा कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस
बट नथिंग ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन में तो बड़ा मज़ा की जगह है, बस अपना सुबह हो उठें, शाम को जाएं, सुबह आएँ, शाम को जाएं, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है कि जो आप कुछ करें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यू शुड ऑलवेज बी इन मोशन, आप चलते रहें और आप क्या करें कि वैल्यू क्रिएट करते रहें, अपनी वैल्यू भी क्रिएट करें, ख़ुद भी सीखते रहें। वो कहते हैं नेवर बी द सेम, चेंज करें, इम्प्रूव करें अपने आप को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खसारे में वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। और जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है वो फेलियर्स को अपने दिल से नहीं लगा के रखता कि यार बस मैं मर गया हूँ, बल्कि वो क्या करता है, इसके पार्ट ऑफ अ प्रोसेस समझता है, कहता है ओह अच्छा तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई, अच्छा तो यहाँ पे मुझसे गलती, अच्छा मैं इसको बेहतर कर लूँ, अच्छा मैं इसको और थोड़ा सा वैल्यू कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। सो आज के जो ये हमारा ये टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स और वैल्यू क्रिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। आई होप कि आपको जो हमारा सेशन था इस पर फ़ायदा हुआ होगा और अंडरस्टैंड किया होगा कि वैल्यू की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या वक़्त है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने साथ कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसको। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।